हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है आदर्श और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा या नहीं होगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो इस साल जेई के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और या फिर डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट रहता है, क्या उन्हें कॉलेजेस का जो चॉइस रहता है वो कैसे करना चाहिए, एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार करना चाहिए, जो हमारे एमएचआरडी एनआईआरएफ रैंकिंग निकालती है उसके अनुसार कॉलेजेस का चॉइस करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम करेंगे डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एक बार एनआईआरएफ रैंकिंग जो कि एमएचआरडी के द्वारा दी जाती है। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी एनआईआरएफ रैंकिंग। जो सबसे पहली रैंक है वो आईआईटी मद्रास की है, सेकंड दिल्ली, थर्ड आईआईटी बॉम्बे और फिर कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, फिर आता है आपका एनआईटी त्रिची, फिर आईआईटी इंदौर, वाराणसी, फिर आपका है आईएसएम धनबाद, फिर आपका एनआईटी सूरतकल कर्नाटका, फिर आपका आता है अन्ना यूनिवर्सिटी और वीआईटी वेलोर। अब इसको पॉइंट नोट कीजिएगा, 14 तो 15 आपका अन्ना यूनिवर्सिटी, 15 वीआईटी वेलोर। फिर आपका है 16 एनआईटी राउरकेला, जादवपुर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, एनआईटी वारंगल, अमृता विश्वा विद्यापीठम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईएसटी शिवपुर। फिर आपका आता है आईआईटी भुवनेश्वर, एनआईटी कैलिकट, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रोपर, आईआईटी पटना, फिर वीएनआईटी नागपुर। फिर आपका आता है जामिया मिलिया इस्लामिया, थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर आपका आता है बिट्स पिलानी और उसके बाद आपका आईआईटी मांडी। ठीक है, तो गाइज अभी हमने देखा एनआईआरएफ रैंकिंग और जिससे हमें पता चला कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस की रैंकिंग हमारे बहुत सारे अच्छे आईआईटीज़ और एनआईटी से भी ऊपर है, इवन बिट्स पिलानी से भी ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ अन्ना यूनिवर्सिटी और वीआईटी वेलोर की, जिसकी रैंकिंग 14th और 15th है। मतलब इंडिया के टॉप 15 कॉलेजेस में आ रहे हैं दोनों कॉलेजेस। ओके, इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे बहुत सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ से अच्छे हैं, मतलब उन कॉलेजेस को छोड़ के हमें इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। और याद करो, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको अपने कॉलेजेस का चॉइस एनआईआरएफ रैंकिंग के अनुसार करना चाहिए, हाँ या नहीं। और अगर हाँ तो क्या मान लो जेई मेंस क्लियर कर लेते हो, जेई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसी रैंक आती है जिससे आपको टॉप 15 के अंदर जितने भी आईआईटीज़ हैं वो नहीं मिल रहे, तो क्या आपको इन कॉलेजेस के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आखिर ये कॉलेजेस का रैंकिंग बहुत सारे आईआईटीज़, एनआईटीज़ और बिट्स पिलानी से ऊपर है, तो आपको इन कॉलेजेस में जाना चाहिए। पर मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि देखो, जो एनआईआरएफ रैंकिंग कैलकुलेशन होती है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके की जाती है, जो कि शायद एक बीटेक अंडर ग्रेजुएट के लिए उतना इंपॉर्टेंस ना रखती है। ओके, देखो, और दूसरी बात यह है कि जो इन प्राइवेट कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसीड्योर है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, फीस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखो, जो जेई के एग्जामिनेशंस होते हैं या फिर बिटसैट होते हैं, बिट्स पिलानी के बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। इवन जो बिटसैट के रिजल्ट्स आते हैं ऑन द स्पॉट आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम के बाद। ओके, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे वीआईटी वेलोर जैसे कॉलेजेस के वहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं। वहाँ पे एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होते हैं। मैनेजमेंट कोटा मतलब आप जितने ज़्यादा पैसे दोगे उतने मनपसंद ब्रांच आपको मिलेंगे। ओके, और इवन आप ये भी जान लो कि वीआईटी जो वीआईटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो वही लोग देते हैं जिनका जेई या फिर बिटसैट क्लियर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो लेवल होता है जेई और बिटसैट के पेपर का वो वीआईटी का नहीं होता। वीआईटी वैसे ही बहुत रिलेटिवली बहुत इजी पेपर होता है, और एक तो वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होते हैं वीआईटी में। ओके, दैट्स वाई आई डोंट प्रीफर दिस कॉलेजेस। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, अगर आपको इन कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए तो क्या इसका मतलब एनआईआरएफ रैंकिंग गलत है? जी बिल्कुल भी नहीं, एनआईआरएफ रैंकिंग बिल्कुल सही है। क्योंकि ये देखिए, एनआईआरएफ रैंकिंग जो निकलती है बहुत सारे पैरामीटर्स पे निकलती है। ठीक है, टोटल 5 पैरामीटर होते हैं जिसके अनुसार ये एनआईआरएफ रैंकिंग निकालती है और एक पूरी टीम निकालती है। ओके, तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। जो एनआईआरएफ रैंकिंग की कैलकुलेशन होती है वो 5 पैरामीटर्स का यूज़ करके होती है, उस सारे पैरामीटर्स को भी हम देखेंगे। जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसमें मैं बता देता हूँ कुछ, जैसे फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो और भी वगैरह वगैरह जो भी होते होंगे।
इसका वेटेज आपका 40% होता है। सेकेंड, रिसर्च प्रोडक्टिविटी एंड इम्पैक्ट। इसमें क्या क्या आता है, जैसे कितने पेपर पब्लिश किए गए, कितने थेसिस पब्लिश किए गए, या फिर कितने पेटेंट करवाए गए कॉलेज के द्वारा। ओके, और इसका वेटेज होता है 20%। थर्ड है आपका ग्रेजुएशन आउटकम, और इसका वेटेज है 15%। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। इसका मतलब होता है कि वुमेन फैकल्टी कितनी है वहाँ पे, या फिर वुमेन स्टूडेंट्स कितने हैं, या फिर इकोनॉमिकली या फिर सोशली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, ये पैरामीटर में ये सब देखा जाता है, और इसका वेटेज है 15%। फिफ्थ है आपका परसेप्शन, और इसका वेटेज है 10%। परसेप्शन मतलब पब्लिक परसेप्शन कैसा है, कॉलेज का इमेज कैसा है एक सोसाइटी में। ओके, तो इन सारे फैक्टर्स को देखकर एक एनआरएफ रैंकिंग का कैलकुलेशन होता है, और शायद ये सारे फैक्टर्स एक स्टूडेंट के लिए होते इंपॉर्टेंट ना हो। सो एक स्टूडेंट को अपने कॉलेज का चॉइस ऐसे पैरामीटर को देख करना चाहिए जिसकी उसे ज़रूरत है या फिर जो उसके लिए फेवरेबल है। ओके, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट को कॉलेज में क्या चाहिए, एक बीटेक अंडर ग्रेजुएट को कॉलेज में क्या चाहिए। देखिए, कॉलेज में आपको पहले चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो बात करें यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो आप किसी भी कॉलेज के ले लो इंडिया में, आप या IITs ले लो, NITs ले लो, या प्राइवेट कॉलेजेस, कहीं भी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सारे प्रोफेसर आपके मन से नहीं पढ़ाते। कुछ ही ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो शायद मन से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि बच्चे सारे वहाँ पे एग्ज़ाम एक रात पहले ही पढ़ के देते हैं और खुद से ही पढ़ते हैं। ओके, सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में यही हाल है। फिर अगर आपकी बात की जाए तो आपको अपने कॉलेज में 4 साल रहना है। ठीक है, वहाँ पे काटना नहीं है 4 साल, आपको 4 साल अच्छे से रहना है। मतलब आपकी कैंपस लाइफ मैटर करती है, और सोशल लाइफ, मतलब आप कैंपस में कैसे रहते हो। ठीक है, आपका हॉस्टल, लॉजिंग, फूड, या फिर जो भी हो। तो इंडिया के जितने भी टॉप 50 कॉलेजेस हैं एनआरएफ रैंकिंग के अनुसार, वहाँ पे आपको ये सब सारे फैसिलिटीज़ अच्छे मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हो गए, या फिर रिक्रिएशनल क्लब्स हो गए, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर साल में हर कॉलेजेस में 2 बार फेस्ट होता है, एक बार टेक्निकल, कल्चरल। तो आपका कैंपस लाइफ और सोशल लाइफ भी अच्छा ही होने वाला है लगभग हर कॉलेज में। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका क्या मैटर करता है कॉलेज में? प्लेसमेंट। क्या आपकी प्लेसमेंट कैसे हो रही है? आपने 4 साल कॉलेज में शायद कुछ भी किया हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट के अनुसार देखेंगे कि कौन से कॉलेज आपको चूज़ करने चाहिए, बिकॉज जो 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वो प्लेसमेंट को ही देख कर लेते हैं, है ना। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हाई स्टडीज़ के लिए जाते हैं। ओके, तो हम प्लेसमेंट को लेकर देखेंगे कौन से कॉलेजेस आपको ज्वाइन करने चाहिए। सो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, अब हम कॉलेजेस का कंपैरिजन करेंगे प्लेसमेंट के बेसिस पे, क्योंकि बहुत बच्चों को प्लेसमेंट के बेसिस पर ही कॉलेजेस लेना पसंद है। ओके, तो अगर आप किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो? उसका हाईएस्ट पैकेज देखते हो, कितना हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। जैसे जो हमारे देश के सबसे बड़े बड़े IITs हैं, IIT बॉम्बे, उनमें करोड़ों में पैकेज जाता है। लेकिन क्या ये हाईएस्ट पैकेज सबको मिलता है? नहीं, ये हाईएस्ट पैकेज सबको नहीं मिलता, किन्हीं 1-2 बच्चों को ही मिलता है। ओके, तो हाईएस्ट पैकेज है सही क्राइटेरिया नहीं है देखने के लिए किसी कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि सबको 1 करोड़ का पैकेज नहीं लग सकता, या फिर हाईएस्ट पैकेज सबको नहीं लग सकता। फिर आपका सेकंड जो आता है एवरेज पैकेज, ये भी एक सही क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आप देखिए, मान लीजिए कि 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और हम तीनों बच्चे का एवरेज निकालते हैं। ओके, तो मान लीजिए पहले बच्चे का 1 करोड़ का प्लेसमेंट हुआ है, सेकेंड का 40 लाख का, और थर्ड का 10 लाख का। तो आपका एवरेज कितना हुआ? 50 लाख। पर क्या तीनों बच्चों को 50 लाख का पैकेज लगा? ऐसा तो नहीं है। थर्ड बच्चे का 10 लाख का, जो सेकंड बच्चा है उसका 40 लाख का, और फर्स्ट का 1 करोड़ का। तो आप देख सकते हो कि एवरेज पैकेज एक सही क्राइटेरिया नहीं है। ओके, तो जो थर्ड आता है वो मीडियन पैकेज है, और ये सबसे सही क्राइटेरिया है, क्योंकि जो मीडियन पैकेज है वो यह बताता है कि 50% से ज़्यादा बच्चों को कॉलेज में कितने का पैकेज लगा। मान लीजिए किसी कॉलेज का मीडियन पैकेज 6 लाख है, मतलब उस कॉलेज के 50% से ऊपर बच्चों को 6 लाख का पैकेज लगा। ओके, तो मीडियन पैकेज के क्राइटेरिया लेके ही हम कॉलेजेस के प्लेसमेंट को जज करेंगे। तो देखते हैं एनआरएफ रैंकिंग के अनुसार। ठीक है, तो जैसा सबसे पहला है वह है आपका IIT मद्रास। इसका एनआरएफ रैंक 1 है। अब इसका देखते हैं जो हमारा 2018-19 में इसका प्लेसमेंट है वो कितना है, मीडियन पैकेज कितना है, मीडियन सैलरी वो है 13,60,000। ओके, IIT मद्रास का रैंक 1 पे। IIT दिल्ली, इसका आप देखोगे 2018-19 में तो इसका 15,70,000 ओनली। मतलब आप देख सकते हो जो एनआईआरएफ रैंकिंग है वो प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को लेके किया जाता है। ओके, जो आपके थर्ड रैंक पे है वो IIT बॉम्बे, और इसकी जो मीडियन पैकेज है वो है
11,78,400। ओके, फिर देखिए आप बहुत सारे इसके बीच में कॉलेज आते हैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ 14th रैंक पे, जो कि अन्ना यूनिवर्सिटी। अब इसका मीडियन सैलरी देखते हैं 18-19 सेशन का, वो है 5 लाख ओनली। ओके, 5 लाख याद रखिएगा। फिर है आपका VIT वेलोर जो कि 15th रैंक पे आता है, उसका जो मीडियन पैकेज है वो 5,50,000। फिर उसके बाद 16th रैंक पे है आपका NIT राउरकेला, तो उसका जो मीडियन सैलरी है वो 18-19 में वो है 6,50,000। तो आप फिर देख सकते हो कि जो NRF रैंकिंग है वो प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट के बेसिस पे देखना है तो आप मीडियन सैलरी, मतलब प्लेसमेंट के बेसिस पे अगर आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं तो आप मीडियन सैलरी देख के चूज़ कर सकते हो। ओके, फिर आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी, इसका रैंक है 17। और मैं आपको बता दूँ ये इंडिया का सबसे सस्ता इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और इसका जो मीडियन सैलरी है वो है 8,30,000 ओनली, 8,30,000 ओनली। ओके, तो इसकी जो मीडियन सैलरी है वो NIT राउरकेला से ज़्यादा है, लेकिन रैंक उससे पीछे है। फिर आपका 19 नंबर पे आता है NIT वारंगल। ये आपका, इसकी जो मीडियन सैलरी है वो है 9,01,325। ओके, IIT भुवनेश्वर, इसका जो मीडियन सैलरी है वो है 9 लाख। फिर IIT पटना 26 नंबर पे, इसका जो मीडियन सैलरी है वो है 10 लाख, IIT पटना का 10 लाख। फिर जो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ बिट्स पिलानी 30th रैंक पे, इसका आप देख सकते हो मीडियन सैलरी है तो 18-19 का 12,50,000 ओनली। तो आप देख सकते हो कि इससे ऊपर जितने भी कॉलेजेस हैं इसका मीडियन सैलरी उनसे सबसे ज़्यादा, लेकिन रैंकिंग बहुत पीछे दिया गया। क्योंकि मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि NRF रैंकिंग बहुत सारे पैरामीटर्स पे, और मैं आपको बताता हूँ कि जो VIT वेलोर है उसकी रैंकिंग उतनी क्यों है। क्योंकि जो उसका जो पेपर पब्लिकेशन है या फिर रिसर्च में थेसिस जो पब्लिश किए जाते हैं, वहाँ पे पेटेंट करवाए जाते हैं, उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से उसकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा ऊपर है NRF रैंकिंग में। ओके, तो अगर आप प्लेसमेंट के बेसिस पे जज करना चाहते हो कॉलेजेस को तो आप मीडियन सैलरी के अकॉर्डिंग जज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।